न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को जब हमने अपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा तो मैंने आपको तब भी बताया था कि हर बॉडी का एक दूसरे पर कोई ना कोई रिएक्शन होता है जब भी वो आपस में इंटरैक्ट करती हैं। और न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ते हुए भी आपके माइंड में भी सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि व्हाट हैपन्स व्हेन टू ऑब्जेक्ट इंटरैक्ट्स। इसको हमने ऐसे ही समझा कि जब इस बुक को हमने टेबल पर रखा तो बुक का जो वेट था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। I mean, जो ऑब्जेक्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, वाइल जो सब्जेक्ट यानी कि जो ये टेबल है वो ऑब्जेक्ट पर नॉर्मली अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होती है। यानी कि इन शॉर्ट दो टाइप्स की फोर्सेस होती हैं। नंबर वन जो ऑब्जेक्ट सरफेस पे लगाता है और सेकंड जो सरफेस ऑब्जेक्ट पे लगाती है। और उन्हीं दोनों फोर्सेस को हम एक्शन एंड रिएक्शन कहते हैं। और न्यूटन्स थर्ड लॉ भी यही कहता है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब क्वेश्चन ये है हमारा यहाँ कि हाउ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन रिलेट्स विद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब मेरी बात आप गौर सुने कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो है F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर डी स्क्वायर। यानी कि m1 जो है वो अट्रैक्ट कर रहा होता है m2 को विद द फोर्स F। लेकिन जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये कि जो m2 है वो भी उसी फोर्स से m1 को अट्रैक्ट कर रहा होता है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर हम m1 पर m2 से लगने वाली फोर्स को एक्शन कंसिडर करें तो इसके ऑपोजिटली हमें m2 पर m1 से लगने वाली फोर्स को रिएक्शन कंसिडर करना होगा। और रिजल्ट में हमें वो कंडीशन मिल जाएगी कि एक्शन एंड रिएक्शन ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जो कि तकरीबन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही है। और बस इसी डेफिनेशन के साथ यही टॉपिक एंड होता है कि हाउ न्यूटन्स थर्ड लॉ रिलेट्स विद द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।